जी, तो दो चीजें अगर तो रीवैल्यूएशन है अपवर्ड, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेकर जा रहे हैं। और अगर रीवैल्यूएशन है डाउनवर्ड, तो उसको हम लोग क्या करें, इमीडिएटली एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अब इससे नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या एसेट को जिंदगी में एक मरतबा ही रीवैल्यू किया जाएगा? हो सकता है 2 मरतबा, हो सकता है 3 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा। हम आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एसेट इस तरह का है कि जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी मार्केट अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या है, उस केस में तो आपको हर साल उसकी रीवैल्यूएशन देनी है। उस केस में आपने हर साल उसकी फेयर वैल्यू चेक करनी है और फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपने उसकी रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके एसेट की जो वैल्यू है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होती, उसकी फेयर वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं आता, तो आपको हर साल उसकी रीवैल्यूएशन असेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट चेंज आता है हर साल, तो आपको हर साल उसकी रीवैल्यूएशन असेस करनी है। ये बात समझ आ रही है जी? जी सर। तो सवाल क्वेश्चन ये था कि एसेट को कितनी मरतबा आपने उसकी यूजफुल लाइफ में रीवैल्यू किया। हो सकता है 3 मरतबा, 6 मरतबा, हो सकता है हर साल कर रही। तो क्या हर साल वो अपवर्ड हो रही है? उसकी रीवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हर साल क्या आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है? जरूरी तो नहीं है भाई, कभी गिर भी तो सकती है, कभी गिर जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज। तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो अब उसको भी जरा देख लें। अगर तो आपके पास, जब आप क्या कर रहे थे, आपको आ गया लॉस, आपने किया लॉस, आपके पास रीवैल्यूएशन की और आपको आ गया लॉस, तो हमने क्या पढ़ा कि उसको हमने इमीडिएटली एक्सपेंस चार्ज करना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? लुक एट हियर। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके पास प्रीवियसली रीवैल्यूएशन रिजर्व, अगर कोई रीवैल्यूएशन अमाउंट में कोई रिजर्व अभी पड़ा है, वो आपने रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर नहीं किया, वो अभी रीवैल्यूएशन रिजर्व का पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, वो जो आपको लॉस आया रीवैल्यूएशन में, उसको पहले ऑफसेट कर देंगे उस रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर किसी, फॉर एग्जांपल आपके पास रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट मौजूद है, और कितना बैलेंस है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 25,000 का, ठीक है। और आपको आपको लॉस कितना आया, एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। आप अच्छा ये याद रखना है, इस चीज को याद रखना है कि अगर आप एक एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो आपने उसी का रीवैल्यूएशन रिजर्व देखना है। ऐसे नहीं है कि आप वहीकल्स को की रीवैल्यूएशन की, वहीकल्स की रीवैल्यूएशन पे आपको लॉस आया और आप उसको ऑफसेट करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ बिल्डिंग, तो ये काम नहीं करना। ठीक है, बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन रिजर्व और जो लॉस आपने किया है वो उस आपस में ऑफसेट होंगे। जैसे एफएचएल का लॉस एफएचएल के प्रॉफिट से ऑफसेट करते हैं, इसे ऑफसेट नहीं कर सकते। सॉरी, सेम ओके। आपने कुछ कहा, दोबारा बताएंगे जी? हेलो जी, आपने कोई क्वेश्चन किया? आई थिंक हसान हसान शायद आप कह रहे थे जी। नो सर, वो मैं अपनी चीज समझ रहा था, अच्छा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ओके जी। तो होगा क्या कि रीवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 और आपको लॉस हो गया रीवैल्यूएशन इस साल, पिछले साल आपके पास चला आ रहा था रीवैल्यूएशन रिजर्व 25,000 ओपनिंग बैलेंस उसमें मौजूद था। इस साल आपको लॉस हो गया रीवैल्यूएशन पे, और लॉस हो गया फॉर एग्जांपल 40,000 का। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहला काम तो ये करेंगे कि इस रीवैल्यूएशन रिजर्व में से सॉरी लॉस में से 25,000 को ऑफसेट करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ, पीछे बचा 15,000। ठीक है, मैं इसके दो पोर्शन कर देता हूँ, दो पोर्शन बना देता हूँ जी। तो इसके आप दो हिस्से करेंगे, दो पार्ट्स कर लें जी। इसी एसेट से रिलेटेड आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में ऑलरेडी 25,000 मौजूद है,
तो आप क्या करेंगे, ये 25,000 रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ ऑफसेट हो जाएगा, पीछे रह गया 15,000। तो ये जो पीछे रहने वाली अमाउंट है, जो बच गई रिमेनिंग अमाउंट, ये चली जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस। ठीक है, ये बात समझ आएगी जी। और ये जो 25,000 है, इससे आप क्या करेंगे, इससे आप रिड्यूस कर देंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व को, डेबिट कर देंगे। ठीक है, डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन को जी। इस पॉइंट में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं ये पॉइंट समझ आया, तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, यस और नो जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। ओके जी, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब दूसरा सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमने ये देखा कि आपको लॉस आया रीवैल्यूएशन पे, तो आपने क्या करना है, उसको इमीडिएटली एज इट इज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी रीवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, पहले उस रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ उसको ऑफसेट करेंगे, और ऑफसेट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको आप पीएनएल में एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। इज इट क्लियर जी? अच्छा, अब दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि ये तो हमने लॉस का केस देख लिया कि लॉस के केस में हम लोगों ने इसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देना, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। और अब हम दूसरा केस डिस्कस करने वाले हैं, और वो ये है कि अगर आप डिस्पोजल करते हैं, अगर आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था कि जब आप रीवैल्यूएशन रिजर्व में आप लेके आते हैं अमाउंट पहले दिन, ठीक है, जब आपने अपवर्ड रीवैल्यूएशन दी, तो आप इसको किसके थ्रू लेके आएंगे, आप लेके आएंगे थ्रू अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। अब अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ जी। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने सेल्स रिकॉर्ड की, आपने रिकॉर्ड की कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने अदर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए, ठीक है, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है जी। आपने इसमें से लेस करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस जी, लेस कर दिया जी, हो गया लेस दिस जी। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से आप टैक्स का अमाउंट लेस करते हैं, तो आपके पास जो पीछे अमाउंट बचता है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये वो अमाउंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर। लेकिन क्या ये सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सवाल है जी। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कंपनी ने 30% एज ए डिविडेंड दे दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 70% रिटेन कर ले, तो वो 70% डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर जी। अच्छा, अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, उसको बड़े गौर से सुने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद एक और पार्ट होता है अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का, ठीक है। अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में हम क्या चीज ट्रीट करते हैं, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में आपके अनरियलाइज्ड गेन्स जाते हैं, क्या जाते हैं, अनरियलाइज्ड गेन्स फॉर द पीरियड, जो अनरियलाइज्ड गेन्स होंगे वो जाएंगे। तो ये बात याद रखनी है कि जो आपका जो रीवैल्यूएशन, जब आप पहले साल जब रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है, तो ये जो हमने देखी जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो तो रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बन रही है। रीवैल्यूएशन रिजर्व कैसे जी, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद मेरे पास यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई है, मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिखते हैं अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, ठीक है, अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। तो जो अनरियलाइज्ड गेन्स हैं जो कि आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो फॉर द पीरियड, अगर जिस साल आपने रीवैल्यूएशन की और आपके पास आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से डेफिनेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ पे जाएगा, जो कौन से वाला जो बच गया, जो रह गया,
जो रिटेन करना है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनेगा। लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जिस तरह वो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया तो ये किधर जाएगा, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का पार्ट बनेगा। ये बात समझ आई? तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, बेसिकली पहले हम लोग इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके आते हैं, बताते हैं कि हमारा गेन इतना है, लेकिन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इसलिए जा रहा है क्योंकि गेन तो हो गया लेकिन ये गेन हम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के। इज इट क्लियर जी? जी आगे मूव करें। जी सर। ओके जी, मैं ये रिमूव करूं जी। तो याद रखना है कि कभी भी जो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस है, जो गेन होगा रीवैल्यूएशन पे, आपने उसको कभी भी प्रॉफिट और लॉस का पार्ट नहीं बनाना। लेकिन अगर आपको रीवैल्यूएशन पे लॉस हो गया तो वो प्रॉफिट और लॉस का पार्ट बनेगा इमीडिएटली। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। मैंने इसीलिए बड़े क्लियरली ऊपर लिखा है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाएंगे गेन को, लॉस को कहाँ पे ट्वीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ले जाकर उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एसेट डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है, आप एसेट डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है, डिस्पोजल कर रहे हैं और डिस्पोजल के केस में आपके पास कुछ रीवैल्यूएशन पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है, कितना रीवैल्यूएशन रिजर्व है आपके पास 25,000, ठीक है, और एसेट को भी आप डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं। तो पहले तो हमने क्या देखा था कि रीवैल्यूएशन रिजर्व जैसे जैसे आप एसेट डेप्रिशिएट करेंगे तो एक्सेस डेप्रिसिएशन से रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करते जाएंगे। लेकिन जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उस एसेट से रिलेटेड जितना भी रीवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस होगा वो सारे का सारा इमीडिएटली आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे, सारे का सारा। क्योंकि अब आपने फर्दर तो उसको देखना नहीं ना कि उसने डेप्रिशिएट तो होना नहीं फर्दर, बस अब आप उसको निकाल दें, डिस्पोज ऑफ करें। तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना भी बैलेंस है उसको रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बना देंगे और उस एसेट से रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसको एलिमिनेट कर देंगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो बेशक विदाउट एनी हेजिटेशन ओपनली। सर ये समझ नहीं आया, ये डिस्पोजल समझ नहीं आया, डिस्पोजल का। डिस्पोजल का नहीं समझ आया जी? मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस की थी, और वो क्या चीज डिस्कस की थी, एक्सेस डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो हम हर साल एक्सेस डेप्रिसिएशन से रीवैल्यूएशन रिजर्व को डिक्रीज करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बना देते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी जी? जी 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 पढ़ी थी। अच्छा, ये चीज तो याद है ना। अब हुआ ये कि हमने एसेट डिस्पोज करने, हम एसेट बेचने लगे, सेल करने लगे। जब एसेट बेचने लगे ना, जब सेल करने का टाइम आया तो उस एसेट से रिलेटेड रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास मौजूद है, अभी वो 25,000 का पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आप वो सारे का सारा रीवैल्यूएशन रिजर्व इकट्ठा एक ही मरतबा रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बना देंगे। क्यों? क्योंकि अब वो एसेट आप सेल करने लगे हैं, फर्दर आपने इसको डेप्रिशिएट नहीं करना, तो वो अब जितना भी उसके ऊपर गेन आया हुआ है वो सारे का सारा रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बनाएंगे, उसको रियलाइज कराएंगे ताकि शेयर होल्डर्स को वो ट्रांसफर हो। जी ये बात अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है, ये 25,000 रिजर्व पड़ा हुआ पहले का, ठीक है, अब जो हमने डिस्पोज या सेल जो भी किया है वो इसमें ऐड होकर फिर जाएगा ना रिटेन अर्निंग में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए अच्छा, जो डिस्पोजल वैल्यू दैट इज समथिंग एल्स, वो एक अलग ट्रीटमेंट है डिस्पोजल एंड, ओके, ठीक है। ये मैं अभी आपको जी सिर्फ ठीक, वैल्यूएशन का बता रहा हूँ, सिर्फ रीवैल्यूएशन। जी 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 जी, ये समझ आ गई, ये समझ आ गई। कि रीवैल्यूएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है, उसका ट्रीटमेंट ये करना है कि जितना भी आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है उसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनाओ, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है उस एसेट से रिलेटेड जिस एसेट को आप डिस्पोज करेंगे। इज इट क्लियर जी? यहाँ तक बात समझ आ गई? रिमूव कर दूं ये सब जी? अच्छा जी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। और अब हम इसकी कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप पहले पढ़ी हुई है, मैं दोबारा चले एक मतलब क्विकली गो थ्रू करा देता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी, ये कौन से एसेट हैं जी? ये वो टेंजेबल एसेट हैं दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, या तो आप उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें, या आप उसको सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल करें, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करें, या आप फॉर रेंटल टू अदर्स आप इस्तेमाल करें, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। गाड़ी है, गाड़ी क्या करती है, गाड़ी पिक एंड ड्रॉप देती है, किसको जी? एमडी को पिक एंड ड्रॉप देती है, ठीक है।
या आपने वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखी हुई है, स्टाफ है, स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप दीजिए, तो ये क्या, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है ना। आप यहाँ पे ना तो आप गुड सप्लाई कर रहे हैं, ना सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, ना प्रोडक्शन कर रहे हैं गाड़ी के थ्रू, ना आप गाड़ी किसी और को रेंट पे दीजिए, बात समझ आ रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है। अच्छा, रेंटल टू अदर्स में ये याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, हमने आगे चलकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम लोग वहां पर भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो कि हम लोग रेंटल टू अदर्स, किसी को रेंट आउट करने के लिए या गेन करने के लिए होल्ड करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी। तो आप कहेंगे सर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी तो पढ़ के आए हैं ये चीज, जी पढ़ के आए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी के अलावा भी काफी एसेट्स आ जाते हैं। आपकी गाड़ी हैं, आप गाड़ी रेंट आउट कर सकती हैं, आपका प्लांट है, आप प्लांट रेंट आउट कर सकती हैं, कोई मशीनरी है, मशीनरी रेंट आउट कर सकती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जब हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेंट टू अदर्स का, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की बात है, सही है। तो इसको उसके साथ मिक्सअप नहीं करना, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, और क्या है जी, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि इसको यूज करेंगे मोर देन 1 ईयर, ठीक ठीक फाइन। ओके जी, कॉस्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं जी। अमाउंट ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, या तो आपने कैश दिया या कैश के इक्विवेलेंट आपने कुछ चीज दे दी, या आपने कोई और कंसिडरेशन पे कर दी कैश के अलावा, एक्सचेंज कर लिया ना, एक एसेट दिया दूसरा एसेट ले लिया, ठीक है, सही है। या फिर आपने क्या किया, या फिर आपने खुद एसेट कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आप जितनी भी इस पर कॉस्ट इनकर कर चुके होंगे, वो सारी की सारी क्या होगी, वो सारी इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। ओके जी, रेजिडुअल वैल्यू है। अब रेजिडुअल वैल्यू ये वो वैल्यू है जो कि एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट आप जितने पे उसको सेल करेंगे, आज की डेट पे बैठ के, फॉर एग्जांपल आज की डेट पे बैठ के हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि अगर अगर आज हमारे पास एक एसेट है और वो अगर इसी कंडीशन में हो, मतलब 5 साल वो चल चुका हो और हमें उसको बेचना पड़े, तो बेचने में शायद $2000 का बिकेगा, तो हम रेजिडुअल वैल्यू क्या असाइन करेंगे, $2000। फेयर वैल्यू, मैंने उस दिन आपको कॉन्सेप्ट दिया था, फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू, ठीक है। आप अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ लें, तो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली है मार्केट वैल्यू, लेकिन बस उसने मार्केट वैल्यू के लिए उसने अल्फाज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अल्फाज की एक वो आपको दिया कि जी थोड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए। द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, जी अगर आप एक एसेट सेल करें और एसेट सेल करने के बदले जो आपके पास प्राइस आए, और पेड टू ट्रांसफर ए लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, जी या फिर आपने किसी की लाइबिलिटी सेटल करनी थी, तो लाइबिलिटी सेटल करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 मिलियन की आपने क्या, चले 5 मिलियन ज्यादा हो गया, चले 5 मिलियन का, 5 मिलियन का आपने किसी को अमाउंट पे करना था, कैश है नहीं, तो आपने अपना 5 मिलियन का एसेट उठा के ट्रांसफर किया, ठीक है। बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट, जी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जब उसने बात कर ली, ठीक है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही होते हैं ना कि आप मार्केट में जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट उसकी वैल्यूएशन कराते हैं एसेट की, और नॉर्मली मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो फिर मार्केट वैल्यू की होती है ना, क्या ख्याल है। डेप्रिसिएशन बड़ी डिटेल में पड़ी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है जी, कॉस्ट, अगर डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। अच्छा, यूजफुल लाइफ में दो चीजें, एक तो चीज ये है नॉर्मली कि वो कितना अरसा चलेगी, और समटाइम्स आपके एसेट्स होते हैं जो कि इस तरह के एसेट्स होते हैं कि वो फिक्स एक उनके नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, वो उन्होंने प्रोड्यूस करनी, या उन्होंने एक फिक्स एक्टिविटी है जो कि उन्होंने परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो उस बेसिस पे भी उसकी यूजफुल लाइफ होती है। एक एसेट है जी, सॉरी, एक एसेट है फॉर एग्जांपल उसकी कैपेसिटी है कि वो 10,000 यूनिट से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब ये आप पे डिपेंड करता है, वो 10,000 यूनिट्स आप एक ही साल में प्रोड्यूस कर लें, या भले उसको 6 साल लग जाए वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते करते, उसकी कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो वहां पर आप यूजफुल लाइफ क्या लेंगे, यूजफुल लाइफ आप उसके जो 10,000 यूनिट्स हैं आप उसकी बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। ओके जी, रिकग्निशन को देख लें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी हमने यही रिकग्निशन पढ़नी है, तो इसीलिए ये वहाँ यहाँ पे भी देख लें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी यही है, तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, कल हम लोग इसको स्किप करेंगे, ठीक है जी। पहली रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया यह है कि प्रोबेबल होने चाहिए दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। जी इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे, जी फॉर एग्जांपल आप लेके आए एसेट 5 मिलियन का, 5 मिलियन का, जी
वो एसेट आपको मैं कहता हूँ जनरेट करके देगा आउटफ्लोज, ठीक है, सॉरी इनफ्लोज 3 मिलियन के, 3 मिलियन के। तो मुझे बताएं क्या इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं, यस और नो? जी बताएं जी, वो बताएगा कि इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है ये एसेट हमारे लिए। 5 मिलियन का एसेट है, हमें 3 मिलियन का इनफ्लोज जनरेट करके दे। जी बताएं जी, यस और नो? Amen. Ini blue. Ini blue. Ini blue Ini blue. अच्छा ठीक है। Nika blue. हसान हसान ने हमें बताया जी कि Alafu umebadilika text kuna kwanga na अ, baridi. अच्छा ये अगर आपने किसी ने माइक Coffee. शोर आ रहा है जी। तो देखिए जी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं जनरेट होंगे, तब जनरेट होंगे जब वो एक्सीड करेंगे इसकी कॉस्ट को, ठीक है, इनफ्लोज एक्सीड करें कॉस्ट को। 5 मिलियन का एसेट है, आप 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन के आप बेनिफिट्स जनरेट करें, इनफ्लोज आ रहे हैं, तब वो आपके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। और जो इसकी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है वो अटैच टू द फ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मस्ट बी असेस्ड, ठीक है। वो आप क्या करते हैं जब आप एसेट परचेज करते हैं कोई भी एसेट, तो डेफिनेटली एसेट परचेज करने के बाद आप एटलीस्ट ऐसे आंखें बंद करके तो आप एसेट नहीं ना परचेज करते, आप पहले ही उसकी असेसमेंट करते हैं कि हम ये एसेट क्यों परचेज कर रहे हैं, एसेट के ऊपर हमारी कॉस्ट क्या आएगी और एसेट हमारे लिए बेनिफिट कितने जनरेट करेगा, ठीक है। ओके जी, द सेकंड थिंग, द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एंटिटी कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जी आप इजीली उसकी जो कॉस्ट है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉस्ट अनसर्टेन है, आपको नहीं पता, ठीक है, या अगर आपने कोई पार्ट एक्सचेंज किया, अपने एक एसेट के बदले परचेज करना था, आपने कोई दूसरा एसेट दे दिया और आपको अपने एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता, ये इस तरह के समटाइम्स होते हैं डिफरेंट। या अगर आपने कोई खुद एसेट क्रिएट किया, खुद बनाया, ठीक है, तो इन दैट केस ही, ठीक है, समटाइम्स आपको प्रॉब्लम होती है कि फेयर वैल्यू आपको नहीं पता होती या आपको नहीं पता कि उसकी कॉस्ट क्या है, तो एट इन दैट केस आप क्या करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू, ठीक है, मार्केट में लेके जाएंगे, उससे देखेंगे उसकी आप, या तो ये कि आपने जो उसके ऊपर एक्चुअल एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है, वो तो कॉस्ट है, अगर आपको वो नहीं पता चल रहा तो डेफिनेटली आप फिर उसको मार्केट में ले जाएंगे और मार्केट वैल्यू पे उसको असेस करेंगे, ठीक है जी। ये दोनों क्राइटेरियाज हैं। रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि आपने उसको रिकॉर्ड कब करना है, तो रिकॉर्ड के लिए ये दो क्राइटेरिया पूरे होंगे, मीट होंगे, तब आपने उस एसेट को रिकॉर्ड करना। ओके जी, मूविंग ऑन, लेट्स सी कुछ कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जी। इनिशियल मेजरमेंट मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हम लोग एसेट को कॉस्ट पे मेजर करते हैं जी। अब जब कॉस्ट को मेजर करेंगे उसमें दो तीन चीजें हैं। द फर्स्ट वन इज परचेज प्राइस, जो भी उसकी परचेज प्राइस है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट क्या है, इसको थोड़ा सा जरा समझ लें जी। एसेट की वैल्यू थी 10 मिलियन, एसेट की वैल्यू थी 10 मिलियन जी। आप गए सप्लायर के पास और आपने सेलर सॉरी जो सप्लायर है उससे बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा किया, आपने उसके साथ काफ़ी सारी नेगोशिएशन की और आफ्टर नेगोशिएशन आपको सप्लायर ने कहा और एग्री हो गया कि ठीक है मैं आपको ये 10 मिलियन का नहीं, मैं आपको ये 9 मिलियन का सेल कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जो आप एसेट रिकॉर्ड करेंगे वो 9 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे, 10 मिलियन पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये जो बीच में 1 मिलियन उसने छोड़ दिया नेगोशिएशंस की रिजल्टिंग नेगोशिएशन, वो क्या है, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा आपने इग्नोर करना, ठीक है। इग्नोर कैसे करना है, इग्नोर ऐसे करना है कि आपने उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ये याद रखें, ठीक है। 10 मिलियन का एसेट था, आपने नेगोशिएशन की, 9 मिलियन में मिल गया, तो 9 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। अब वो जो 1 मिलियन है वो ट्रेड डिस्काउंट है। इज इट क्लियर जी? जी अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। इसके लिए आपको डेफिनेटली सेल्स टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप F3 पढ़ के आए हैं तो ठीक है, आपको पता होगा। और अगर आप बहुत पुरानी अगर आपने पढ़ी हुई F3 और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का, ठीक है। और वो कैसे है कि अगर आपने कोई सेल्स की और सेल्स के ऊपर आपने क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया, क्या किया जी, टैक्स कलेक्शन। किससे कलेक्ट करते हैं जी, डेफिनेटली कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं। और जब आप परचेजेस करते हैं, कोई भी चीज़ आपने परचेज की, तो उस पर आप क्या करते हैं, जिस तरह आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ना,
तो जब आप कोई चीज परचेज करने गए तो इसीलिए सप्लायर के लिए आप कस्टमर हैं, तो आप उसको टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इस पे आप क्या करते हैं, आप इस पे टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये होते हैं टैक्स पेमेंट। ओके, किसको होती हैं जी, सप्लायर को होती हैं। सेल के थ्रू आप टैक्स कलेक्शन करते हैं फ्रॉम कस्टमर जी। तो ये जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, इस टैक्स कलेक्शन को हम लोग नाम देते हैं आउटपुट टैक्स का। कौन सा टैक्स जी, आउटपुट टैक्स। और ये जो आप टैक्स पेमेंट्स करते हैं ये होती हैं इनपुट टैक्स जी, इनपुट टैक्स जी, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, जब आपने टैक्स कलेक्शन करनी है ना, ऐसा नहीं है कि जिसका दिल करेगा मुंह उठा के कस्टमर को कहेगा कि जी दो इतना टैक्स, नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको अपने आप को पहले सेल्स टैक्स अथॉरिटीज से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको पहले रजिस्टर्ड सेलर्स की लिस्ट में आना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो तब आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो टैक्स पेमेंट है उसके लिए आप भले रजिस्टर्ड हो भले अनरजिस्टर्ड हो, आपने टैक्स पे करना ही करना है। आपने अगर अगर सामने वाली पार्टी, अगर जिससे आप परचेजेस कर रहे हैं, जो सप्लायर है आपके केस में, अगर वो रजिस्टर्ड है वो टैक्स अथॉरिटीज के साथ और उसको राइट है टैक्स कलेक्शन का, तो आपको टैक्स पे करना ही करना है। ये बात याद रखिए, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, नॉर्मली जब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है तो टैक्स लायबिलिटी नॉर्मली आउटपुट टैक्स पे कैलकुलेट होती है, क्योंकि आप रजिस्टर्ड थे टैक्स अथॉरिटीज से। तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा ठीक है आप टैक्स कलेक्ट करें, आपने टैक्स कलेक्ट किया और आपके पास ये आउटपुट टैक्स आ गया। लेकिन आपने कहा कि ठीक है मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया है, लेकिन जब टैक्स पेमेंट की बारी आई ना, तो आपने कहा ये क्या मजाक है कि मैं टैक्स कलेक्ट करूं, टैक्स कलेक्ट करके मैं आपको दूं, और उसके अलावा मैं जो सप्लायर्स हैं उनको भी मैं दूं, सप्लाईज पे दो दो जगहों पे मैं टैक्स दूं। तो आपको उन्होंने, अच्छा इसमें एक और भी चीज याद रखनी, ठीक है, मैं आपको इस पे थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूँ जी। तो आपको क्या कहा टैक्स अथॉरिटीज ने, टैक्स अथॉरिटीज ने कहा नहीं नहीं, टैक्स अथॉरिटीज ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे। टैक्स अथॉरिटीज ने कहा हम आपसे दो दो जगहों पे पेमेंट नहीं लेंगे। आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, हम आपसे डबल पेमेंट नहीं लेंगे, दो दो जगहों पे टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स अथॉरिटीज ने कहा क्या, टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि जो आउटपुट टैक्स है, जो कि आपने टैक्स कलेक्ट किया है कस्टमर से, वो क्या है, वो आपने हमें देना है, वो हमें देना। तो डेफिनेटली अगर हमने ये टैक्स अथॉरिटीज को जमा कराना है तो ये क्या हो गई, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई कि हमने कस्टमर से कलेक्ट किया और अब हमने इसको जमा कराना है जी। यस और नो जी, हो गई लाइबिलिटी जी, हो गई यस। जी, करंट लाइबिलिटी। अच्छा, तो आपने कहा कि मैं परचेजेस के ऊपर भी टैक्स पे कर रहा हूँ। उसने कहा आप परेशान नहीं हो, जो परचेजेस के ऊपर टैक्स है वो हम आपको वापस करें, वो हम आपको वापस करें। आप खुश हो गए, ठीक है, आपने क्योंकि सप्लायर्स को पे किया हुआ था। तो ये जो टैक्स होगा, ये टैक्स क्या होगा, क्योंकि ये अब रिकवरेबल हो गया, क्या होगा, रिकवरेबल। ये आपको टैक्स अथॉरिटीज ने वापस करना। तो ये क्या हो गया, कौन सा एसेट कहलाएगा, ये करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। तो याद रखना है इनपुट टैक्स, आगे हम लोगों ने चल के डेफर्ड टैक्स पूरा एक स्टैंडर्ड भी पढ़ना है IAS 12, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी ये बेसिस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जो टैक्स पेमेंट्स आप कर रहे थी आपने, तो वो FBR ने कहा, या जो टैक्स अथॉरिटीज है FBR पाकिस्तान में, डेफिनेटली डिफरेंट कंट्रीज में उनकी अपनी अपनी अथॉरिटीज है, ठीक है। अथॉरिटी ने कहा कि हम आपको ये टैक्स वापस करेंगे। आपने कहा ठीक है, क्योंकि ये वापस होगा तो ये रिकवरेबल टैक्स हमने इसको कह दिया, और ये कहाँ पे आएगा, करंट एसेट्स में रिपोर्ट होगा, ठीक है। लेकिन उस केस में जब आप रजिस्टर्ड हैं, जब आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये टैक्स अथॉरिटीज कब वापस करेंगी ये वाला टैक्स, जब आप रजिस्टर्ड होंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप सिर्फ ये पे करेंगे, तब आपको ये टैक्स अथॉरिटीज वापस नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि आप सेल्स टैक्स कलेक्ट करके टैक्स अथॉरिटीज को नहीं दे रहे, आप अनरजिस्टर्ड हैं, आप सिर्फ एक ही मरतबा टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, वो सप्लायर्स को जा रही है। तो FBR ने कहा नहीं, ये मजाक नहीं चलेगा। अगर दो मरतबा अगर आपसे टैक्स की पेमेंट्स नहीं ले रहा, तो ऐसा भी नहीं है कि आपसे बिल्कुल छोड़ दूंगा। उसने कहा एक मरतबा तो दोगे, भले जिस तरह भी दो, ठीक है। तो होगा क्या
ये हमारा हो गया एसेट। तो जब हमारा एसेट बना तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है हमारा रिकवरेबल टैक्स। कौन सा टैक्स होता है जी, रिकवरेबल टैक्स, ठीक है, याद रखना। इररिकवरेबल टैक्स किस केस में होगा, जब हम अनरजिस्टर्ड हैं, हमने सप्लायर्स को पे किया, अब उस केस में ये हमारे लिए इररिकवरेबल। तो अगर रिकवरेबल टैक्स है तो ये हमारा करंट एसेट है, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन अगर इररिकवरेबल है, हमें टैक्स अथॉरिटीज वापस नहीं करेंगी, तो फिर जी, फिर आप ये करेंगे, अगर इररिकवरेबल है और आपने स्पेंडिंग की प्लांट परचेज करने के लिए, एसेट परचेज करने के लिए, तो इररिकवरेबल टैक्स को आप कैपिटलाइज करेंगे, आप उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दें। बात समझ आ रही है जी, बना देंगे। नॉन रिफंडेबल इररिकवरेबल, ठीक है, ये कौन से टैक्सेस हैं जी, इररिकवरेबल, ठीक है, इररिकवरेबल सेल्स टैक्स, ठीक है। ये वो वाला टैक्स है जो कि आपने प्लांट परचेज किया और प्लांट के ऊपर आपने टैक्स दिया, ठीक है। तो ये इररिकवरेबल है अगर आप अनरजिस्टर्ड, क्योंकि नॉर्मली समटाइम्स वो आपको क्वेश्चन में बता देता है कि आप रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो अगर वो आपको रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का बता दे तो फिर आपने को पता होना चाहिए कि किसके लिए टैक्स रिकवरेबल है और किसके लिए रिकवरेबल नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा बैकग्राउंड दिया जी। तो इररिकवरेबल टैक्स हमेशा कैपिटलाइज होगा अगर आपने कैपिटल एसेट परचेज किया। अगर आपने कोई एक्सपेंस आउट किया है तो वो इररिकवरेबल टैक्स उस एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई गाड़ी रिपेयर कराई और रिपेयरिंग पे आपने टैक्स पे किया और वो टैक्स इररिकवरेबल है, तो डेफिनेटली वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट है। ये बात समझ आ रही है जी, यस और नो। अगर तो रिकवरेबल है तो डेफिनेटली वो एसेट बनेगा, अगर इररिकवरेबल है तो वो पार्ट बन जाएगा कैपिटल का या फिर एक्सपेंस का। ओके, ये क्लियर। मैं इसको सारी ये खिचड़ी रिमूव कर रहा हूँ। अगर आपको साथ में पिक्चर चाहिए तो साथ में पिक्चर ले लिया करें, या फिर डेफिनेटली लेक्चर तो शेयर होता ही है तो उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लिया करें, ठीक है। ओके जी, इंपोर्ट ड्यूटीज हैं तो डेफिनेटली इंपोर्ट ड्यूटीज को भी आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है जी, वो भी आपका पार्ट बनेगी किसका, कैपिटल एसेट। ओके जी, दिस वन डन। हमारा एक लास्ट मिनट चल रहा है, मैं क्विकली दोबारा से आप लोगों को लिंक शेयर करता हूँ, जरा वो लिंक आप लोग ज्वाइन करें। Okay, sir.